तो 600 BC। इसका जो दूसरा नाम है वो बौद्ध काल भी बोले जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन है वो भी इस टाइम हुआ। तो इसलिए इसे कई बार महाजनपदा काल, कई बार बौद्ध काल, दोनों में से जो भी अच्छा लगे उस नाम से, बस दोनों एक है, ये जानना जरूरी। हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक काल, जहां पर धीरे धीरे आर्य लोग भारत में आए और उनके कबीले थे, कुछ समूहों में रहते थे, ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हो गया और धीरे धीरे कबीले पशुपालन करने लगे, जो इनका प्राथमिक क्षेत्र था। सबसे ज्यादा इनकम का प्रोफेशन यही था। और धीरे धीरे वे बस्तियां बनी, तो इनकी बस्तियों को हम लोग जन कहने लगे। छोटे छोटे से घर, छोटे छोटे से गांव, तो ऐसे जन का निर्माण हुआ। जन मतलब जनता। उसके बाद जब हम अगले टाइम पीरियड में जाते हैं, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा मिलता है। लोहे की वजह से कृषि का विकास होता है, और जैसे ही कृषि का विकास होगा तो ये जन जो हम देख रहे हैं कबीले, ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे और यहीं से विकास होता है दो जन मिलाकर जनपद का। जन एक ग्रामीण बस्ती, जनपद आप कह सकते हो जिला। एक तरीके से जनपद का विकास हुआ। और यहां पर पहली बार इस समय भू संपत्ति, जमीन को अब किसी के अधिकार के दायरे में रहा कि ये मेरी जमीन, ये उसकी जमीन, ये सारी बातें हो। और उसके बाद जो तीसरा फेज दिखता है, जिसे हम कहते हैं महाजनपदा काल, इसका विकास होता है। तो महाजनपदा काल जो है अचानक नहीं हुआ, उसके विकास में इन सब का योग। तो यहां पर क्या हो रहा है, कृषि अधिशेष है। कृषि सरप्लस में है, इसलिए जनपद और एक और जनपद, दो जनपद मिलके महाजनपद का निर्माण करते हैं। महाजनपद को आज आपके प्रांत से समझ सकते हो, जैसे यूपी, बिहार, ये। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े प्रांतों का विकास होता है। इस तरीके से हमारे देश में 16 महाजनपद दिखते हैं। 16 राज्य, इनका विकास हमारे देश में होता है। और ये सब किस वजह से हुआ, लोहे। लोहे की होने की वजह से जंगल कटे, फर्टाइल लैंड आएगी, खेती होगी, तो ये सारी चीजें आपको इसमें दिखती हैं। तो महाजनपदा काल, इस काल को एक क्रांति का काल भी कहा जाता है। क्रांति का मतलब क्या होता है, बड़े स्तर पे परिवर्तन। तो इस समय भारत में बड़े स्तर पे परिवर्तन हो रहे हैं। अब हमारा समाज उस स्तर से ऊपर उठ चुका है जहां पर खाने पीने की जरूरत का महत्व था। यहां पर लोहे का काफी ज्यादा उपयोग होगा। इस लोहे का अत्यधिक उपयोग हमें जीवन में आगे बढ़ने की आजादी देगा।
साथ में कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, जंगल ज्यादा कटेंगे, और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा राजा को कर भी ज्यादा मिलेगा, ये भी यहां दिखाई देता है। साथ में लोहे का हल बनेगा, गहरी जुताई होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, और लोग गैर कृषि क्षेत्र में जैसे शिल्प उद्योग, इन क्षेत्रों में भी लोग जाने लगे, अलग अलग उद्योग में जाने लगेंगे। साथ में लोग व्यापार करने लगेंगे, और इन सब का परिणाम नगरीकरण। और नगरीकरण का मतलब हमने देखा था, जब बहुत सारे शहरों का एक समूह विकसित हो जाए, और विकसित होने का कारण क्या होता है? कृषि का अधिशेष होना, खाना काफी पर्याप्त होना, और लोग खेती से चलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, सेना के क्षेत्र में जाते हैं, सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। ये सारी चीजें जब होती हैं तब नगरीकरण का विकास। तो इन सब का जो परिणाम था वो हमारे देश में नगरीकरण। लेकिन अगर एक कारण की बात की जाए कि ये नगरीकरण कैसे हुआ, तो लोहा से ही सारी चीजें जुड़ी। सेना भी लोहे से बनेगी, क्योंकि लोहा है तो सेना के पास हथियार हैं, लोहा है तो कृषि उत्पादन है, तो सारी चीजों का कारण यहाँ पे क्या है? लोहा। तो भारत में दूसरा नगरीकरण दिखाई देता है। फिर दोबारा से कुछ शहर दिखाई देंगे, राजगिरी, चंपा, श्रावस्ती, काशी, ये बड़े बड़े शहर हमें दिखाई देने लगे, और इनका उद्भव एक तरीके से होने लग जाएगा। तो ये नगरीकरण की चीजें हमारे देश में दिखने लग जाती। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई पहले नगरीकरण और दूसरे नगरीकरण में कुछ अंतर था या नहीं? तो इन दोनों में कुछ अंतर तो हमें दिखेगा। एक तो इनके भूगोल के आधार पर अंतर है। पहला नगरीकरण कहाँ होता है? सिंधु घाटी के आसपास। दूसरा नगरीकरण क्या होता है? मगध और इसके आसपास वाला जो जोन है, जो गंगा नदी के आसपास पड़ता है, वहां पे होता है। तो इन दोनों नगरीकरणों के बीच कुछ अंतर हमें दिखाई देता है। उस अंतर को हम जानेंगे, कैसे ये दो नगरीकरण अलग अलग क्षेत्र में हुए और कैसे इनका विकास। तो पहला, प्रथम नगरीकरण, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा सेकंड नगरीकरण, जो महाजनपदा काल में। इन दोनों में अंतर, पहली बात भूगोल। तो प्रथम नगरीकरण के जो लोग हैं वो खुद ही बताते हैं कि हम लोगों का ओरिजिन सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो हैं, उन सब ने मिलके हम लोगों का नगरीकरण किया है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी तरफ सेकंड नगरीकरण का जो ओरिजिन है वो गंगा नदी के पास। तो गंगा नदी के पास वाले क्षेत्र में जिस नगरीकरण का विकास होता है वो है हमारा द्वितीय नगरीकरण। ये लोग जिस धातु का उपयोग करेंगे, जिस मेटल का उपयोग करेंगे, वो धातु है कांस्य की या कॉपर की। ये लोग जिस धातु का यूज करेंगे वो है लोहा। एक तरफ तांबा या कॉपर, दूसरी तरफ लोहा। इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के मामले में अभी वस्तु विनिमय प्रणाली है। यहां पर कोई मुद्रा हमें नहीं दिखाई देगी।
लेकिन द्वितीय नगरीकरण में मुद्रा का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा और ये मुद्रा का प्रयोग करेंगे और पहली मुद्रा इनकी होगी आहत। आहत भारत की पहली मुद्रा है और एक क्या है, चांदी का एक सिक्का। चांदी का सिक्का आहत, यह हमें दिखाई देता है। इन दोनों नगरीकरण के समानता की बात करें कि दोनों में कॉमन क्या था, तो दोनों में कॉमन एक चीज थी, दोनों में कृषि अधिशेष था। कृषि का ज्यादा उत्पादन हुआ और इस कृषि अधिशेष का परिणाम ही इन दोनों नगरीकरण का परिणाम हुआ। कृषि अधिशेष हुआ तो कुछ लोग व्यापार करने गए, व्यापार करने गए तो फिर लाभ हुआ और इस लाभ की वजह से शहरों का विकास और अलग अलग शहर दिखने लगे। पहली बार भारत में स्थायी सेना बनेगी। क्यों? क्योंकि राजा के पास अब पैसा है और राजा इस पैसे का काफी ज्यादा यूज करेगा। तो इसमें हमें महाजनपद काल में या बौद्ध काल में कुछ चीजें अलग दिखाई देंगी, कुछ इसकी विशेषताएं होंगी जो इसे एक महान साम्राज्य के रूप में बनाती है। साथ में हम देखेंगे कुछ ऐसे साम्राज्य हैं जो गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब जिसका हेड ऑफ स्टेट, देश का प्रमुख चुना हुआ हो, छटा हुआ नहीं, किसी एक फैमिली से नहीं हो। ये सारी चीजें भी हमें दिखाई दे। तो अब हम देखेंगे कि भाई बौद्ध काल या महाजनपदा काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कई बार आपसे दोनों नगरीकरण के बीच अंतर के बारे में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ में प्री में भी पूछा जा सकता है कि भाई दोनों के बीच अंतर क्या था, कौन सा धातु का उपयोग ये लोग करते थे, कौन सी का ये करते थे, ये भी सारी चीजें पूछी जा सकती। तो अब हम इनकी विशेषता देखेंगे, कुछ विशेषता दिखती है। इस छठी शताब्दी में भारत के अंदर पहली बार भूमि की माप होती है। भूमि की माप क्यों? तो वो पहले जमीन रहती थी, किसी का अधिकार नहीं रहता था क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा थी, ऐसे संसाधन नहीं थे कि जमीन का उपयोग करता। लेकिन अब जमीन का उपयोग हो रहा है तो हर इंसान चाहेगा कि उसके पास ज्यादा जमीन हो। तो इसके लिए जरूरी है जमीन का रिकॉर्ड होना, रजिस्टर होना। और रजिस्टर तभी बनेगा जब जमीन की माप होगी। तो भूमि की माप की शुरुआत पहली बार इसी काल में होगी और उसका रिकॉर्ड रखा गया। और जो इकाई इन्होंने माप के लिए रखी, जैसे अभी हम लोग बीघा कहते हैं, फुट कहते हैं, ऐसे इनके यहां भी एक इकाई थी जिसे ये कहते निर्वतन। निर्वतन, तो ये लोग एक इकाई का यूज करते हैं जिसका नाम है निर्वतन। तो ये सब पहली बार भारत में हो रहा है। पहली बार भारत में भूमि को उपयोग की वस्तु माना जा रहा है और उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है और उसका नापा भी जा रहा है। दूसरी चीज जो यहां दिखती है, पहली बार कोई साम्राज्य राजकीय मोहर, ऑफिशियल मोहर का उपयोग कर रहे हैं कि ये मगध साम्राज्य की मोहर है, इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते। साथ में हमारे देश में लेखन प्रणाली का विकास होता है। ऋग्वैदिक और वहां के लोग अभी तक श्रुति परंपरा का यूज कर रहे थे, सुन के
लेकिन लेखन प्रणाली का विकास महाजनपद काल में होता है। हमें दिखते हैं अशोक के स्तंभ खरौष्टी में, ब्राह्मी में, तो ये सारी चीजें दिखाता है कि उस टाइम लेखन प्रणाली थी और यहीं से हमारे देश में लेखन प्रणाली बनी। साथ में ही राजा के पास काफी ज्यादा पैसा है, अपनी शक्ति और बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। तो इसलिए हमारे समाज में पहली बार रक्त से अलग, कहने का मतलब पहले तो अपने परिवार लोगों को इकट्ठा करते थे, उसी से सेना बनती, तो रक्त से अलग सेना का निर्माण होने लगा। साथ में प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन की जरूरत थी, उसका भी निर्माण। अब राजा ऐसे काम करेगा, अपनी स्थायी सेना, इनको वेतन देगा, किसी को जमीन देगा, ये सारी चीजें करेगा। साथ में जैसे ही हमारे पास पैसा बढ़ेगा तो भाई कुछ लोगों को लगेगा कि भारत के पास बहुत पैसा है, तो भारत में पहली बार अटैक भी इसी टाइम होते हैं। तो भारत के पहला विदेशी आक्रमण भी महाजनपद काल में होता है। विदेशी लोग भारत से थोड़ा धन दौलत लेने के लिए आएंगे, जिसमें पहले लोग जो आएंगे वो हैं ईरानी, ईरानी के बाद यूरोपी, यूरोपियों में आएगा अलेक्जेंडर सिकंदर, वो भारत पर कब्जा करने के लिए आएगा, जो विश्व विजेता बनना। ये सारे लोग भारत में आएंगे और भारत से कुछ धन संपत्ति वो अपने साम्राज्य में लेना चाहिए। साथ में ही भारत में जो धान की फसल थी वो पहले होती थी, लेकिन अब धान की फसल का पौधा, जिसे हम कहते हैं धान की रुपाई। देखो, धान या किसी भी फसल को उगाने के कई तरीके हैं। एक तो है हम डायरेक्ट बीज डाल दें, लेकिन हर बीज पौधे में कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और दूसरा, हम लोग पहले नर्सरी बनाते हैं, हर बीज को उगाते हैं, उससे जब पेड़ बन जाता है उसके बाद हम लोग उन पेड़ों को लगाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, धान की रुपाई करते हैं। पहले पौध बनाई, उस पौध से जो पेड़ आए उन पेड़ों को लगा दिया और तब धान की खेती एक तरीके से होती है। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि धान की रुपाई पद्धति का विकास होता है, पद्धति का विकास यहां पर होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये सारी चीज होंगी, धान की रुपाई होगी, तो जो महिलाएं हैं उनको खाना मिलेगा, और जब महिला को खाना मिलेगा तो उनके बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। मान लीजिए पहले 2 से 3 होते थे, जिसमें से कुछ बच्चे भूख से मर जाते थे, अब 5 से 6। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका लाभ भी मिलेगा साम्राज्य को। क्यों? क्योंकि इस जनसंख्या का उपयोग किया जा सकता है सेना बनाने के लिए, खेती करने के लिए, प्रशासन के लिए। तो यहां पर जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि उनको खाना मिल गया। तो धान की रुपाई ने कहीं ना कहीं मातृत्व ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया, और जब वो क्षमता बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी। तो ये भी इस समय हमें दिखाई दे। तो पहली बार धान को रुपाई की तरह यूज किया, वरना हम लोग बीज डालते थे बस। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि इस टाइम
16 महाजनपद थे, 16 राजा। इन 16 राजाओं में से 15 जो राजा थे वो उत्तर भारत में थे। एकमात्र महाजनपद जो नर्मदा नदी के दक्षिण में था, जो हमें दिखाई देता है, जिसका नाम था असमक। असमक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, विंध्यन सतपुरा वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास। तो उस क्षेत्र में असमक एक महाजनपद। और हमें ये सब बताया किसने? तो हम लोग जब प्राचीन भारत के बारे में पढ़े थे तो हमने बोला था कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कुछ गैर धार्मिक होते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम के बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम था अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय हमें बताता है कि उस समय 16 महाजनपद थे। ऐसे ही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये भी इसी बात की बात है कि भारत में उस टाइम इतने महाजनपद थे। तो इससे भी हमें पता चलता है, और साथ में उन्होंने बताया उन महाजनपदों में से एक महाजनपद जो दक्षिण की तरफ था, जिसका नाम था असमक। तो ये सारी चीजें हमें इन ग्रंथों के द्वारा पता चली। साथ में इन्होंने बताया इन महाजनपदों में राजनीति का तरीका अलग अलग था। कुछ जनपद जो थे वो गणतंत्र थे, कुछ जनपद जो थे वो गणतंत्र ना होकर उनका जो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, राजा का बेटा राजा, वो थे। तो दो प्रणाली हमें दिखती है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे भारत का पूरा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक जैसे ही किसी भी देश के साथ लगता है, इसका मतलब उसका मुखिया, हेड ऑफ स्टेट, वो चुना हुआ है। जैसे हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारा चुना हुआ है। वो इसलिए राष्ट्रपति नहीं बना है कि एक राजा के परिवार से है। मुर्मे जी, हमारी द्रौपदी मुर्मे जी राष्ट्रपति हैं, तो वो किसी परिवार की वजह से राष्ट्रपति नहीं बनी, उन्हें चुना गया है, चुनाव हुआ है। तो इसलिए हम लोग रिपब्लिक। और राजतंत्रात्मक प्रणाली वो है जहां पर सरकार का मुखिया चुना हुआ नहीं, किसी एक फैमिली की होने की वजह से बना है। जैसे अभी आपको ब्रिटेन में दिख जाएगा, वहां का जो प्रमुख है राजा या रानी बनता है। और राजा रानी कौन होता है? वो कहीं ना कहीं एक परिवार से जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। और यहाँ पर जो गणतंत्र हैं उनमें कुछ राज्य हैं, जैसे वज्जी और मल। वज्जी और मल ये ऐसे महाजनपद हैं जहां पर गणतंत्र है, मतलब इनके यहाँ चुनाव होता है। तो हमें दिखता है कि गणतंत्र आधुनिक समय की चीज नहीं है, पहले भी भारत में होता था। जैसे अंग्रेज कहते थे कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं था, तो हम लोग बोलते देखो महाजनपदा काल में भी हमारे देश में गणतंत्र थे। वज्जी और मल्ल इसके जीते जागते सबूत। साथ में अन्य जो थे उनमें राजतंत्र, इन दो को छोड़ के अन्य में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। जैसे मगध में भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, वहां का राजा ही एक तरीके से सारी चीजें डिसाइड करता था कि कैसे क्या चीज होगी। तो वहां पे भी साथ में इस समय कुछ बड़े बड़े शहर विकसित हुए। तो कुछ शहरों के नाम हमें दिखते हैं, जैसे चंपा, एक शहर दिखेगा। और आपने क्रिश 2 मूवी देखी होगी तो उसमें भी चंपा सुना होगा। ऐसे एक शहर चंपा बनता है। साथ में मगध की राजधानी
राजगिरी, वो भी एक शहर के रूप में हमें दिखता है। साथ में श्रावस्ती, जिसका संबंध बुद्ध जी से काफी ज्यादा है। साकेत, भगवान कृष्ण के नाम पे। उसके बाद काशी, जिसे बनारस कहा जाता है, शिव की नगरी, माना जाता है इसका भी विकास इसी टाइम हुआ। और अगला कौशाम्बी। तो ये 6 नगर, या आप कह सकते हो महानगर, हमें दिखाई देते। तो इस टाइम कुछ बड़े महानगर, जिनमें चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, ये हमें दिखाई देते। और इन बड़े बड़े शहरों की वजह से ही कहीं ना कहीं इस महाजनपदा काल का विकास हुआ है, और इस दूसरे नगरीकरण का भी विकास हमें दिखाई देता। तो ऐसे इन बड़े बड़े शहरों का बनना, और इन बड़े शहरों में से एक साम्राज्य ने, जिसका नाम है मगध, उन्होंने 15 महाजनपद को जीता और मगध साम्राज्य की नींव रखी, जिसे मौर्य काल के रूप में भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मगध इन सबको हरा सका। कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से मगध इन सब पे जीत सका, या तो उसके पास इतनी ज्यादा शक्ति होगी, या संसाधन ज्यादा होंगे। अचानक तो कोई मान बन नहीं जाएगा, तो उसके पीछे के कारण भी हम देखें। पहले हम देख लेते हैं कि भाई उस टाइम के जो महाजनपद थे वो कौन कौन से। तो आप ऐसे ये वाला फोटो देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे महाजनपदा काल दिखेंगे। ये देखिए, ये वाला है अस्मक, जो हमें नर्मदा के दक्षिण में। ये है चेदी, इधर है वत्सा, इधर है अंग, जहां से कर्ण जुड़े हुए थे, कर्ण की कहानी अंग से जुड़ी हुई। फिर हमें मगध, जहां पे पड़ता है बोध गया, बुद्ध जी को ज्ञान यहीं पे हुआ। फिर उसके बाद वज्जी, जो हमने देखा रिपब्लिक, काशी, कोसला, माला, पांचाल, कुरु, सूरसेन जो मथुरा के आसपास है, गांधारा और कंबोजा। ये पूरा क्षेत्र एक तरीके से 16 महाजनपद का क्षेत्र। तो ऐसे हमें देश के नॉर्थ उत्तर भारत में 15 महाजनपद और दक्षिण भारत में एक महाजनपद दिखता है। और उसके कुछ फेमस शहर चंपा, राजगिरी, सारावस्ती, साकेत, ये सारे शहर भी हमें दिखते हैं। तो अगली बात आती है कि मगध महाजनपद के पास ऐसा क्या था कि उन्होंने इन सारे शहरों को हरा दिया। कुछ तो उसके पास ऐसी ताकत होगी ना कि जिसकी वजह से वो इन सबको हरा पाया। तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो उसी चीज को हम जानेंगे कि ऐसा क्या था मगध महाजनपद के पास कि उन्होंने इन सबको हरा दिया, तो उसके पीछे के कारण। तो अगली बात आती है मगध साम्राज्य का उदय। तो मगध साम्राज्य के उदय में कौन कौन से ऐसे कारक थे जो से अलग करता था अन्य महाजनपद से। तो मगध साम्राज्य का उदय, जिसे अन्य महाजनपदों को हराया और अपने लिए एक सिंहासन बना लिया। तो इसके कुछ कारण होंगे। पहला जो कारण है वो है भौगोलिक, भूगोल, जो इनको सबसे ज्यादा ताकत देता है। भौगोलिक कारक में क्या है, मगध के पास प्राकृतिक संसाधन थे। इसके एक क्षेत्र में एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार के बारे में हमने जाना था कि कैसे इस क्षेत्र में लोहा, कोयला, ये सब मिलता है।
तो इनके पास लोहा है, जिसका उपयोग ये हल बनाने के लिए करेंगे, हथियार बनाने के लिए करेंगे। ये इनके पास एक सबसे बड़ी ताकत है। साथ में लोहा गलाने के लिए जो उत्पाद चाहिए, या तो लकड़ी से गलाएंगे या कोयले से गलाएंगे, वो भी इनके पास है। ये एक इनके पास एडवांटेज है जो और किसी के पास नहीं है। साथ में ये लोग जिस क्षेत्र में, वहां पर गंगा नदी है। गंगा नदी तो मतलब उर्वर जमीन, और जमीन अगर उर्वर तो कृषि भी अच्छी, कृषि अधिशेष, तो इनके पास खाने की दिक्कत नहीं। ये भी एक इनको महान बनाता है। और इनके यहाँ जंगल हैं, जंगल से घर बनाने के लिए लकड़ी मिलेगी, साथ में हाथी मिलेंगे, जिसे ये लोग अपनी सेना में शामिल करें। ये भी इनके पास एक अलग फायदा है। तो सबसे बड़ा फायदा इनको जो दिया वो इनके भूगोल ने। तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं निर्धारित करती है कि मगध साम्राज्य ही महान क्यों बने। पहले उदय का कारण इनका भूगोल, इनकी अनुकूल प्राकृतिक संसाधन। ये दूसरा जो कारण है वो है नदी। नदी इनके पास है और गंगा नदी दिखती है। तो नदी के जल का उपयोग एक तो परिवहन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरा इस नदी का उपयोग सुरक्षा के लिए भी होगा। ये नदी इनका प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो किसी को भी अगर मगध महाजनपद पर अटैक करना है तो इस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक नदी को क्रॉस करेंगे तब तक मगध वाले अलर्ट हो जाएंगे, तो अपने साम्राज्य को बचा भी पाए। ये भी इनकी एक ताकत थी जो इनको अलग करती। साथ में नदी का उपयोग सिंचाई के लिए भी होगा, पानी इनके पास है। तो इनको ना तो व्यापार में दिक्कत है, ना सुरक्षा में दिक्कत है। जब ये सारी चीजें सही हैं तो इनका तो अपने आप ही विकास हो जाएगा, अपने आप ये अन्य महाजनपदा से ज्यादा ताकतवर होंगे। अगली बात, इनके पास मानव संसाधन। मानव संसाधन भी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनके यहाँ जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे हो रही है, और हमने देखा कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्योंकि धान की रुपाई। और इस जनसंख्या वृद्धि का फायदा अलग अलग काम में उठाया जाएगा। ये लोग अलग अलग काम में काम आएंगे, जबकि अन्य साम्राज्य के पास इतनी जनता थी नहीं। जैसे आज भारत मेक इन इंडिया की बात करता है तो उसका कारण है हमारे पास जनसंख्या है। हमारे पीएम बात करते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसका कारण हमारी जनसंख्या है। हम लोग दुनिया की महाशक्ति बनना चाहते हैं, उसका कारण भी हमारी जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या कृषि कार्य में योगदान देगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कर मिलेगा, कर मिलेगा तो साम्राज्य बड़ा होगा। साथ में कुछ लोग शिल्प का काम में लग गए हैं, पत्थर पे नक्काशी कर रहे हैं, साथ में कपड़ा बना रहे हैं, अलग अलग काम एक तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग व्यापार करेंगे, उससे भी लाभ होगा। साथ में कुछ लोग सेना में भी जाएंगे, प्रशासन में भी जाएंगे। ये भी इनके पास लाभ था जो अन्य जगह के महाजनपदा को नहीं था। एक और खास बात इनकी, इनके यहाँ सामाजिक बंधन नहीं था, सामाजिक रूप से आजादी थी। जैसे हम लोग देख रहे थे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था,
जो अब जैविक तरीके से हो गई है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजा का बेटा राजा। लेकिन शुरुआती फेज में इनके यहाँ हमें ऐसा नहीं दिखता। तो वर्ण व्यवस्था की जो जटिलता दिखती है वो इनके यहाँ नहीं है। इससे क्या होता है, शांति बनती है, साथ में अपने संसाधन का सही से उपयोग कर पाते। तो वर्ण व्यवस्था नहीं तो समाज में आपसी भाईचारा काफी ज्यादा है, तो इसलिए सब लोग मिलके एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और समाज में अगर शांति होगी तो अपने आप कोई भी घर हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, आगे बढ़ पाएगा। तो ये सारी चीजें भी इनके यहाँ थी। और अगला इनका शासक वर्ग। कहीं ना कहीं इनके शासक वर्ग या पॉलिटिकल सिस्टम ने भी एक योगदान दिया, जिन्होंने ऐसी राजनीति को बनाए रखा जो लगातार चलती रही। तो इनके यहाँ अलग अलग वंश हुए। जैसे पहले हुए हर्यक वंश। हर्यक वंश के लोगों के बारे में कहा जाता है ये लोग पहले अपने पिता को मारते थे, उसके बाद गद्दी पे बैठते थे। लेकिन इन लोगों ने अच्छे से चलाया, केंद्रीकरण किया, विकेंद्रीकरण किया सत्ता का, लोगों को भी पावर दी, इससे लोगों को भी अच्छा लगा। आगे हमें दिखता है शिशुनाग वंश। इन्होंने भी अच्छे से सारी चीजों को चलाया, लोगों के हित में काम किया। और उसके बाद नंद वंश। नंद वंश जिसके आखिरी जो राजा थे घनानंद। नंद वंश के समय भारत पर आक्रमण होता है अलेक्जेंडर का, सिकंदर का। उस टाइम चाणक्य जी पढ़ा रहे हैं तक्षशिला। चाणक्य जी कहते हैं घनानंद से, देखो बेटा तुम्हारे पास ताकत है और सिकंदर ने हमारे देश पे अटैक किया, तो तुम अपनी सेना भेजो पश्चिमी बॉर्डर पे। तो घनानंद अपनी मस्ती में चूर था, 4 बोतल वोट का चल रहा था, साथ में नेतृत्व चल रहा था, ये बोल रहे ये और दिमाग खराब करने आ गए। इस बात से चाणक्य को नाराजगी, और घनानंद ने बोला पहले इसको बाहर निकाल। तब चाणक्य ने बोला कि एक दिन मैं तुझे हटाऊंगा और यहाँ पर एक दूसरा राजवंश बनेगा। तो उसके बाद ही चाणक्य जी लग गए। उन्होंने एक बच्चा देखा चंद्रगुप्त, और उसको बोला बेटा आओ। तो बोले कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं? बोले राजा बनोगे। बोले ऐसे कैसे? बोले मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा की तरह देखा और साथ में प्रजा को इकट्ठा किया। और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव रखी। तो मौर्य वंश अगला चरण था नंद वंश के बाद, जो मौर्य वंश हमें दिखाई देता। तो ये कुछ फायदे थे या कुछ एडवांटेज थी जो मगध साम्राज्य के पास थी, और इसलिए उसका उदय भी हुआ। और इसी बल पर उसने अन्य जो साम्राज्य थे उनको जीता। तो अन्य साम्राज्य को वो जीत इसलिए पाया क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें थी। साथ में ही इन लोगों ने जो युद्ध हारते थे उनको दास बनाया, और दास बनाकर क्या करते थे, उनको कृषि क्षेत्र में लगवाया होगा, इसका भी लाभ इनको मिला। साथ में इनके पास करेंसी है, मुद्रा, आहत। आहत मुद्रा का उपयोग करके व्यापार करना ये भी आसान हो गया। तो ये सारी चीजें हुई। सारी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन विदेशी लोगों का आक्रमण भी। तो मगध साम्राज्य स्ट्रांग हो रहा है, साथ में हमारे देश में महाजनपद काल बन रहा है, और धीरे धीरे हमारा देश एक नगरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी बात से कुछ लोगों को पता चलता है कि भाई भारत में बहुत पैसा है, तो इसलिए भारत पर विदेशी आक्रमण भी होंगे। तो आपको विदेशी आक्रमण भी इसी काल में देखेंगे।
तो भारत में विदेशी आक्रमण जिसमें सबसे आगे रहेंगे ईरान वाले, ईरानी आक्रमण होगा। और विदेशी आक्रमण जो मेन मकसद है धन संपत्ति को हासिल करना। भारत में पहली बार विदेशी लोग आ रहे हैं आक्रमण करने, और उनका मेन मकसद है भारत की धन संपत्ति को लेना। सबसे पहले ईरानी जो लोग हैं उन्होंने भारत पर अटैक किया, और ईरान का एक वंश है जिसका नाम है हकमनी वंश। हकमनी वंश काफी ताकतवर है, यहाँ के लड़ने वाले योद्धा भी काफी ताकतवर हैं। हकमनी वंश में पहली बार एक व्यक्ति जिसका नाम है डेरियस वन, ये भारत में आक्रमण करता है। कई जगह इसका जिक्र दारा के नाम से मिलता है। तो ये ईरानी व्यक्ति भारत में अटैक करता है और भारत में से ये कुछ संसाधन लेगा और लेके वापस चला जाएगा। और साथ में ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जहां पर सिंध है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसे ईरान का 20वां प्रांत घोषित करेगा। ईरान के हकमनी साम्राज्य का वो 20वां प्रांत है। तो ये कुछ टेरिटरी भारत की ले लेता है। इसके बाद जो दूसरा अटैक होता है वो है यूनानी। यूनानी कहो या यूरोपी कहो, इनका अटैक होता है। सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये भारत आएगा और इसका मकसद है पूरी दुनिया को जीतना। तो ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता है तो भाई भारत तो आना पड़ेगा। तो सिकंदर भारत आता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, वो भारत आता है। ये भारत पर आक्रमण करेगा। सबसे पहले पहुंचेगा तक्षशिला, जो भारत की एक फेमस विश्वविद्यालय है। तक्षशिला के प्रोफेसर हैं चाणक्य। यहीं पर पहली बार चाणक्य का थोड़ा देखना वेखना होगा सिकंदर को। इसीलिए चाणक्य धनानंद से कहते हैं कि भैया देख लो, हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो तक्षशिला के शासक आम्बी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। उसने सिकंदर के सामने अपना सिर झुका दिया, बोला भैया तुम ही आका हो, तुम ही सब कुछ हो। तो इसलिए इसने उसका स्वागत किया और उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। सिकंदर बोला बढ़िया बात है, बिना लड़े ही सारी चीजें मिल गई मुझे, तो गढ़ तो एक बना। फिर उसके बाद सिकंदर पहुंचा अस्वक। अस्वक जो महा जनपद है उसमें आक्रमण करने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पर सरेंडर नहीं हुआ। वहां पर पहले सिकंदर के खिलाफ पुरुषों ने युद्ध लड़ा, पुरुषों के बाद महिलाओं ने, और महिलाओं ने भी बिल्कुल एक पूरा अपना जीवन दांव पे लगा। तो सिकंदर ने पहले पुरुषों को मारा, फिर उसके बाद महिलाओं को मारा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि नरसंहार किया, इंसानों को मारा सिकंदर ने इसमें अस्वक क्षेत्र में। और प्लूटार्क उसका एक लेखक था, वो बोलता है ये जो घटना है वो सिकंदर के जीवन पर धब्बे की तरह है, उसने इतने सारे निर्दोष लोगों को मार दिया। फिर उसके बाद सिकंदर पोरस पहुंचा और वहां पर भी उसको सशक्त चुनौती मिली, और पोरस का राजा हारने को तैयार नहीं। सिकंदर उससे बहुत खुश होता है कि भाई क्या बात है, तुमने इतनी सारी। अंत में सिकंदर और उसकी सेना उसको हरा देती, लेकिन पोरस का राजा बड़े वीरता के साथ लड़ता है।
और पोरस विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाता है जिसका नाम है बूके फाला। बूके फाला एक नगर बसाता है अपने घोड़े के नाम, जो पोरस वाले क्षेत्र में। तो ऐसे सिकंदर ने लड़ाई ली। सिकंदर आगे जाना चाहता था और भारत का क्षेत्र जीतने के लिए, लेकिन उसकी सेना नहीं चाहती थी। उसका कारण था, उनको भारत की जलवायु पसंद नहीं आ रही। ये लोग थे यूरोप से, जहां ज्यादातर टाइम ठंड पड़ती है, भारत में गर्मी पड़ रही थी। साथ में ही उस टाइम मानसून का भी सीजन था। तो मानसून मतलब लगातार बारिश होना। इस चीज से इसके सैनिक बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहे थे। साथ में उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई भारी शक्ति है जो इतनी बारिश कर रही है। उन्होंने कभी इतनी बारिश देखी नहीं। तो उन लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, साथ में माइंड से भी वो लोग थोड़े से कमजोर होने लगे। सिकंदर ने बहुत ज्यादा जोश भरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बोला भैया नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हमें घर जाना है। तो उसके बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी ही नहीं। और सिकंदर ने कहा ठीक है भैया, जब तुम्हें जाना ही है तो चलो। तो उसके बाद कुछ लोग जहाज के द्वारा अरब सागर के तट से गए, कुछ लोग जमीन के द्वारा, इसमें सिकंदर भी था। सिकंदर रास्ते में ही जा रहा होता है, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और फिर बीच में उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही सिकंदर का एंड हो जाता है। तो भारत की जलवायु ने एक रोल प्ले किया प्राकृतिक रूप से सीमा बनाने की। और उन लोगों को हम लोग बोल रहे थे इंद्र देवता आ गए हमारे, अब नहीं छोड़ेंगे तुम। तो ये सारी चीजें उन्हें लगी, तो उन्हें अपने घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन इन विदेशी आक्रमणों का हमारे समाज पर कुछ प्रभाव पड़ा। हमारा समाज कुछ नई चीजों से परिचित हुआ। हमारे समाज में कुछ नई लिपि आई, साथ में दो नई संस्कृति भी आई। एक ईरानी संस्कृति, साथ में यूनानी संस्कृति, यूरोप। ये दो संस्कृति भारत में आई। इसकी वजह से कुछ नई चीजें आई, जैसे भारत में नई लिपि आई। एक आई खरोष्टी, जो ईरान के राजा काफी ज्यादा यूज करते थे, और इसको लिखने का तरीका क्या था, उर्दू की तरह थी। ये लिखी जाती थी सीधे से उल्टे हाथ की तरफ, राइट टू लेफ्ट। अभी हम जो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये लिखती थी राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। ये इस लिपि की वो थी। साथ में एक और लिपि हमें मिली, अरमाइक। अरमाइक नॉर्मली थी जैसे हम लिखते हैं। इन दो लिपियों का भारत में आना हुआ। साथ में ईरान वाले लोग पत्थरों पे बहुत ज्यादा लिखवाते थे, लेख लिखवाते थे, कुछ बातें, कुरान की पंक्तियां। तो भारत में भी पत्थरों पर नक्काशी की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसमें हमारे जो अशोक है वो काफी ज्यादा फेमस हुए। उन्होंने अशोक स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है, वो भी बनवाया। इसमें चार शेर हैं, लेकिन शांति की मुद्रा। मोदी सरकार ने जब पार्लियामेंट नई संसद का बनाया तो उसको बड़ा बनवाया। तो उसमें जब जूम हुआ तो शेर घुर्राने लगा। तो कई आरोप भी लगे कि आपने शेर घुर्राता बना दिया, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, आप लोग घुर्राने वाला शेर दिखा रहे हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं वहीं से मिला। तो दो संस्कृतियों के बीच जब इंटरेक्शन हुई तो नई चीजें आई। तो पत्थरों पर लिखने की, आप ताजमहल देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, उस पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहीं से आई। और साथ में हमारे राजा भी अंग्रेज, ईरान के राजाओं की तरह अंगरक्षक लगने लगे, बॉडीगार्ड। उन्हें भी लगा हमारे पास भी ऐसे अंगरक्षक होने चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर सके।
तो हमारे राजा भी अंगरक्षक रखने लगे। तो हमारे देश में अंगरक्षक की जो प्रथा है वो भी शुरू हो गई, बॉडीगार्ड रखने की प्रथा। और इसके बाद हमारे देश में दो नए धर्म पैदा होंगे, एक बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास अब समाज की जरूरत थी। ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी कमियां थी। बौद्ध और जैन धर्म दलित और साथ में व्यापारी वर्ग की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। तो इन नए धर्मों का उदय भारत में होता है और इसका कारण है अब लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है लेकिन सामाजिक सम्मान चाहते हैं, और सम्मान के लिए जरूरी है कि नई चीजें सुधार हों। तो उस चीज को हम अगली क्लास में देखेंगे, कैसे नए धर्मों का उदय होगा, एक तरफ बौद्ध धर्म, दूसरी तरफ जैन धर्म, उसके कारण क्या होंगे, कौन उसकी स्थापना करेगा, और बौद्ध संगति और जैन संगति जो सम्मेलन होंगे उनमें क्या क्या चीजें होंगी। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।